अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो में रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जयशंकर टारगेट्स यूएसए फ्रॉम रशिया। तो डॉक्टर एस जयशंकर, उनका दौरा जी अभी तक रशिया में ही है, तो पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉमेंट करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। कुछ ही मिनट्स पहले रशियन गवर्नमेंट ने ये विजुअल्स अपनी सरकारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं। व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में मिल रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर से, भारत के विदेश मंत्री से। पीछे आप देखोगे सरगेई लावरोव आपको दिख जाएंगे और ऑफ कोर्स भारत के बाकी जो ऑफिशियल्स हैं ये भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर की, वहाँ पे ऑफ कोर्स बात की गई कि किस तरीके से अभी व्लादिमीर पुतिन जब भारत में आएंगे तो विजिट में क्या क्या बातें डिस्कस होंगी, किन किन चीज़ों को लेकर रशिया और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं। रशिया ऑब्वियसली ये चाहता है कि एक पेमेंट सिस्टम बन जाए इंडिया और रशिया के बीच में बिना रुके, जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बिल्कुल अलग हो ना। ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा देखना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे सैंक्शन का खतरा काफ़ी हद तक बना रहता है। आप एक बात नोट करिए, रशिया में ना डॉक्टर एस जयशंकर से मीडिया ने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप और जो ये यूएस गवर्नमेंट बार बार भारत को टारगेट कर रहे हैं, ये सैंक्शंस तक की अब बात यहाँ पर की जा रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है डॉक्टर एस जयशंकर का रिप्लाई। Well, I don't want to comment on a person, but let me comment on the subject. ना पहले तो उन्होंने कहा आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन अ पर्सन, कि एक आदमी क्या कह रहा है उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहता नहीं हूँ। ये आज के समय इमेज बन गई है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि इतने ज़्यादा अनस्टेबल अनप्रिडिक्टेबल हैं कि आज इन पर कोई कमेंट कर दी, कल की बड़ी बात नहीं है कि कल सुबह उठ के इंडिया के बारे में कोई अच्छी ट्वीट कर दी, फिर उसके बाद 10 खराब ट्वीट्स कर दी। तो ऑलमोस्ट ट्रंप के बारे में वो कह रहे हैं कि देखिए वो एक व्यक्ति के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, बाकी जो ओवरऑल पॉलिसी है यूएस गवर्नमेंट की उसके बारे में मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. I think there are some countries to the south. We are a country where actually the Americans said for the last few years that we should do everything to stabilize the world energy markets, including buying oil from Russia. Incidentally, we also buy oil from America, and that amount has been increasing. So, quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. ना इन्होंने सिरा सिरा बोला मैं परप्लेक्स्ड हूँ। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिकन पॉलिसी यहाँ पर क्या है। हम वो देश है जिनको यूएसए ने खुद कहा था कि ऑयल प्राइसेस की स्टेबिलिटी के लिए आपको रशियन ऑयल परचेज करना चाहिए। अमेरिकन खुद हमारे पास आए थे आज से 2-3 साल पहले कि रशियन ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दो। हम कुछ हद तक थोड़ा बहुत अमेरिकन ऑयल भी परचेज करते हैं, अब धीरे धीरे ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका रीज़न मैंने आपको वैसे बताया है, इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं ऑयल के ये काफ़ी गिर रहे हैं, अमेरिकन ऑयल भी काफ़ी सस्ता हो रहा है। ये तब तक ही है जब तक ईरान की वॉर फिर से स्टार्ट नहीं हो जाती, देन थिंग्स विल चेंज रैपिडली। बट सिंस यूएस का ऑयल भी सस्ता हो रहा है, इंटरनेशनल रेट के आसपास आ रहा है, हम यहाँ पे आज के समय यूएस से भी परचेज कर रहे हैं। बट ये लॉजिक लगा देना कि इंडिया फाइनेंस कर रहा है रशिया की वॉर, हमने ओपनली यहाँ पर बोला हमारे विदेश मंत्री ने कि इंडिया नंबर 1 बायर नहीं है रशियन ऑयल का, ना हम नंबर 1 बायर हैं एलएनजी के, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो यूरोपियन यूनियन खरीदता है फ्रॉम रशिया। दे आर द नंबर 1 बायर स्टिल। तो क्यों भारत को टारगेट किया जा रहा है? आई एम कंफ्यूज, आई एम परप्लेक्स्ड। मुझे पता नहीं कि भारत को क्यों ये बिना बात पे टारगेट कर रहे हैं। और जो बात जयशंकर साहब ने यहाँ पर बोली है ना, आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है, उसी पार्टी के कई दिग्गज नेता आज के समय ट्रंप को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं, इंडिया यूएस रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करके गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। ये एक स्ट्रैटेजिक डिजास्टर किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। जो भी आदमी अमेरिका में जियोपॉलिटिक्स समझता है, यूएन में काम कर चुका है, ही और शी अंडरस्टैंड्स
इवन द बेसिक्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। वो यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइज्ड और डेमोक्रेटिक पार्टनर है। इंडिया यूएस की हेल्प कर रहा है चाइना की सप्लाई लाइन से अलग होने में। तो इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना इतना बड़ा ब्लंडर है कि यूएस इससे रिकवर नहीं कर पाएगा लॉन्ग टर्म में। इधर आप देख पाओगे ट्वीट बाय निकी हेली, ये यहाँ पर कह रही है इंडिया इज एसेंशियल इन हेल्पिंग द यूएस मूव इट्स सप्लाई चेन्स फ्रॉम इंडिया। आगे ये भी ऐड करती है कि देखो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूएस में लाई जाए, मगर इंडिया स्टैंड्स अलोन इन इट्स पोटेंशियल टू मैन्युफैक्चर चाइना लाइट स्केल फॉर प्रोडक्ट्स दे कांट बी क्विकली और इफेक्टिवली प्रोड्यूस्ड हियर। ऑब्वियसली देखो सब कुछ यूएस खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन यूएसए हैज। और नीचे आप कमेंट सेक्शन देखोगे ना, मुझे ये देख के अच्छा लगता है कि अमेरिकन ही आज के समय इंडिया के साथ खड़े हैं। कई अमेरिकन, मैं आपको अभी बहुत सारी वीडियोस और दिखाऊंगा, इधर आप देख पाओगे। एक अमेरिकन यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया यूएसए का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर रहा है एंड हैज बीन सिंस 1971, जब यूएसए ने टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान का साथ देना शुरू कर दिया था और इंडिया को धकेल दिया था इनटू द आर्म्स ऑफ रशिया। इंडिया यूएसए का नेचुरल एलाई है और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए ना। नीचे आप देख पाओगे इस टाइप की इमेजेस लोग बना रहे हैं। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, 20 साल का हार्ड वर्क अंडर क्लिंटन, बुश, ओबामा, बाइडन, बट ट्रम्प्स ईगो विल डिस्ट्रॉय इट ऑल। और ट्रम्प यहाँ पर जो ब्रिज है ये हथौड़े से इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओवरवेलमिंगली मैं देख रहा हूँ अमेरिकन जो लंबे समय से अमेरिका में रहे हैं, एक्चुअल अमेरिकन, मैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा, कोई अभी नया नया वहां पे पहुंचा है वगैरह, बट जेन्युइन अमेरिकन आप अगर देखोगे ना, सब लोग एक ही स्वर में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखकर इंडियंस ये ना समझे कि सभी अमेरिकन इंडिया के बारे में नेगेटिव ओपिनियन लेकर बैठे हैं। और इधर आप देख पाओगे जॉन बोल्टन यूएसए के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी वही बात दोहराएंगे जो मैं अभी कह रहा हूं आपको। I think we need to have continued conversations among non-governmental Indians and Americans so that people can understand that what's happening at the very top level is not reflective of what the rest of the country thinks. And ये इन्होंने सेम बात बोली है कि इंडियंस को समझना होगा कि जो आज के समय अमेरिकन टॉप लेवल पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पूरा देश ऐसा सोच रहा है। जो एक्चुअल अमेरिकन हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, दे आर वेरी मच प्रो इंडिया। आप देखोगे यूट्यूब पे मैंने देखा है कई अमेरिकन हैं प्रो इंडिया वीडियो बना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं, व्हाई आर यू बुलिंग इंडिया। सो अगेन ओवरऑल मैं अभी भी काफी हद तक एक बिलीवर हूँ इंडिया यूएस रिलेशंस में। डोनाल्ड ट्रंप एक पर्सनल ईगो या कोई घमंड की वजह से, आई मीन इट्स सैड कि इस लेवल पे आके एक बिलियनियर 2 टाइम यूएस प्रेसिडेंट इतनी छोटी सी बात को लेकर 2 कंट्रीज के रिलेशंस खराब कर सकता है। आई डोंट नो पर्दों के पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने कितना डैमेज किया होगा यूएसए का अपनी ईगो की वजह से, बट क्लियरली इधर आप देख पाओगे बोल्टन ये कह रहे हैं it's not much consolation, but Trump does this all the time, and that's one reason I don't think he's fit to be president. But it's happened, and I think the potential now is what Prime Minister Modi should look to do is wait for the right moment to take Trump aside very privately and say we've got to fix this. One suggestion would be if Modi is coming to the opening of the UN General Assembly in New York in the 3rd week in September, that's a time when foreign leaders have a lot of meetings on the side. The side meetings are more important than the opening of the General Assembly, but it's not one country coming to another's capital. Have a one-on-one between Trump and Modi and let people say what they think of what's happened in the past several months, clear the air a little bit, and I think that would be helpful. ना इनका यहाँ पर ये भी मानना है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अभी ये जो मीटिंग होगी यूएसए में, तो पीएम मोदी जब जाएंगे यूएस में उस टाइम ये अलग से ट्रंप से मिल सकते हैं, एक मीटिंग हो सकती है और पीएम मोदी डायरेक्टली ट्रंप को कह सकते हैं कि इंडिया यूएस रिलेशंस को रिकवर करवाने की आवश्यकता है। बट अगेन मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा, अभी के लिए ना लगता नहीं है कि पिछली सारी बातें जो ट्रंप बोल चुके हैं, भारत को फेल्ड इकोनॉमी बोल देना और बहुत सारी और नेगेटिव बातें बोलना भारत के बारे में, लोग उसको भुला देंगे। जो डैमेज है बहुत डीप हो चुका है। मुझे लग रहा है कि एक्चुअल में यूएस इंडिया रिलेशंस अगली प्रेसिडेंसी कोई अगले प्रेसिडेंट बनेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बट अभी के लिए ट्रंप ने अगर एक काम किया है वो ये है कि इंडिया चाइना रिलेशंस रैपिडली इंप्रूव कर दिए हैं। और आगे जाकर आप देखोगे जब जेन्युइनली कोई ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो यूएस फॉरेन पॉलिसी के बारे में चिंतित है, तो वो कहेगा क्या मुझे एक मैस थमा के चले गए डोनाल्ड ट्रंप। मैंने रिसेंटली देखा चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि चाइना बिल्कुल यूएसए के अगेंस्ट खड़ा है। यूएसए के जो टैरिफ सैंक्शंस लगा दिए गए हैं भारत पे, चाइना बिल्कुल इसके अगेंस्ट खड़ा है। हालांकि इन्होंने फिर ये भी कह दिया कि इनके हिसाब से पाकिस्तान एक विक्टिम है टेररिज्म का, ये चाइना के साथ एक हमेशा इशू रहेगा। बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर यही बोलूँगा
चाइना ने प्रूव किया है कि ये ज़्यादा स्टेबल पार्टनर है कंपेयर टू यूएस। पाकिस्तान के साथ जो भी आप कह लीजिए, चाइना ने स्टेबिलिटी दिखाई है। यूएसए के साथ ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया तो नेगेटिव कमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आप देखोगे यूएसए को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं इमैनुअल मैक्रोन की, आज की ट्वीट है। इन्होंने बोला, मेरी अभी बात हुई है पीएम मोदी से और इन्होंने बोला कि हमने यूक्रेन के बारे में बात करी, यूरोप की सिक्योरिटी के बारे में और वेरियस और इशूज़ के बारे में बात करी। और लास्ट की कुछ लाइन है ना, ये नोट करना। इन्होंने कहा है कि 2026 में फ्रांस होस्ट करेगा G7 समिट, तो उसके लिए यहाँ पे बात हुई है कि किस तरीके से फ्रांस की प्रेसिडेंसी को भारत सपोर्ट करेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये देखना कि फ्रांस सपोर्ट करेगा भारत की प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2026। ब्रिक्स वही ग्रुप जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इस ग्रुप को तो मैं तोड़ दूंगा, यहाँ पे मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा, ब्रिक्स बहुत खराब है, ब्रिक्स डॉलर के अगेंस्ट है। इमैनुअल मैक्रोन ने पहली बार ऑफिशियली मैं कहूँगा ब्रिक्स का मेंशन किया है और पॉजिटिव तरीके से किया है कि बिल्कुल हम ब्रिक्स को सपोर्ट करते हैं। एक रीज़न मेरे हिसाब से ये है, अभी कुछ ही घंटों पहले न्यूज़ आई थी कि ट्रंप ने फिर से टाको कर लिया है यूक्रेन रशिया के बीच में जो सीज फायर करवाना था। जी हाँ, सीज फायर यहाँ पर बोलना पड़ेगा। यूक्रेन अभी भी सीज फायर चाहता है, जबकि ट्रंप और पुतिन चाहते हैं कि परमानेंट पीस डील यहाँ पर हो जाए। ट्रंप यहाँ से टाको कर चुके हैं। ट्रंप ने बोल दिया है कि पहले पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग करवाओ, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। तो जो ट्रायलैटरल मीटिंग की बात की जा रही थी, अब उसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं। और ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग कब होगी आप खुद ही यहाँ पर सोच सकते हैं, कब दोनों लीडर्स आपस में मिलेंगे, कब क्या होगा वगैरह। और बेसिकली यूएस मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने इस झंझट से खुद को दूर कर लिया है। वो नहीं चाहते इसमें ज़्यादा वो पार्ट बने, क्योंकि वो व्लादिमीर पुतिन की भी बॉडी लैंग्वेज से समझ चुके हैं। पुतिन कोई यहाँ पर ज़मीन छोड़ने नहीं वाले, उल्टा पुतिन ज़मीन गेन करने की बात कर रहे हैं। कोई यहाँ पर लैंड ऐसा नहीं है कि पुराना लैंड रशिया वापस यूक्रेन को पकड़ा देगा। तो यहाँ पर भी देखिए, एक आप कह लीजिए रिट्रीट कर रहे हैं ट्रंप, और यूरोपियन लीडर्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। और आप देखोगे कई लीडर्स अब ब्रिक्स के बारे में पॉजिटिव तरीके से मेंशन करना शुरू कर देंगे आने वाले कुछ महीनों में। इमैनुअल मैक्रोन एक शुरुआत है, आने वाले समय में लॉट विल हैपन। व्लादिमीर पुतिन की जो विजिट होगी टू इंडिया, मुझे लग रहा है कि फ्रांस उस विजिट का भी सपोर्ट करेगा। ये अच्छी बात है, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन भारत में गए हैं, बातचीत हुई है, डेफिनेटली कुछ अच्छा निष्कर्ष यहाँ से निकल के आएगा। एंड ओवरऑल आप अगर देखो तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त लग रहा है कि बिना किसी दिशा के जा रही है। इट इज़ हेडलेस। सब लोग यही बोल रहे हैं, जयशंकर साहब वाली लाइन कि वी आर परप्लेक्स, समझ नहीं आ रहा कि यूएस करना क्या चाहता है। तो आने वाले समय में देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। आई बिलीव इंडिया और रशिया के बीच में एक बड़ी डिफेंस डील भी डिस्कस की जा रही है। दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग आंसर टू यूएस के दो डेड इकोनॉमीज ने आपस में यूएस के सैंक्शंस को इग्नोर करके एक बड़ी डील कर ली है। सो अ लॉट विल हैपन। कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। नाउ जनरेटिव एआई के बारे में मैं एक ही बात बोलूंगा, इट इज ऑसम। आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, और जब मैं बोलता हूं कुछ भी, आई मीन एनीथिंग। आप अपना खुद का एक फिक्शनल कैरेक्टर बना सकते हो एक प्रॉम्प्ट डालकर, और ना सिर्फ इस कैरेक्टर की इमेज, आप इसको मूव करा सकते हो। आप इसी कैरेक्टर को दिखा सकते हो वेरियस पोजीशंस में। आप ट्रेन कर सकते हो अपने एआई को एक स्टोरी बनाने के लिए, एंड यू कैन क्रिएट एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। इसलिए आज के समय कंपनीज सिर्फ डिग्री नहीं देख रही, डिग्री के साथ साथ वो लोग ये भी देख रहे हैं कि क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को प्रॉपरली समझता है। क्योंकि आप अगर जनरेटिव एआई को प्रॉपरली अगर यूज कर सकते हो तो जॉब मार्केट में आप अलग ही दिखोगे। योर चांसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड इंक्रीज ट्रेमेंडसली। कई स्टडीज तो हमको ये भी बताती है कि अगर एक आदमी जॉब ढूंढने के लिए जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स के साथ, तो उसको 28 से 30% हायर सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर्स। तो अगर आप बहुत ही जल्द जॉब ढूंढने के लिए जाने वाले हैं, जॉब मार्केट को एंटर करने वाले हैं, यू शुड हैव जनरेटिव एआई स्किल्स। इससे आपको एक डेफिनेटिव एज मिलती है, आपका रेज्यूमे अलग ही दिखता है। और ऑल्दो आप अगर मार्केट में जाओगे तो जनरेटिव एआई सिखाने वाले आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, मगर ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं इनमें प्री रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो एक बार को आप देख सकते हो। उसके बाद कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, ये रिजॉल्व हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि करियर 247 में हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने जनरेटिव एआई कोर्स में
130 घंटे की इंस्ट्रक्टर लेड लाइव वर्चुअल ट्रेनिंग, जहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ आपको चीज नहीं समझ आ रही, आप ओपनली पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे डालते हैं, खुद की प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसे बनाते हैं। देखिए, जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट अबाउट प्रॉम्प्ट डाल दिया चलो हो गया। आपको यहां पर यह सीखना होगा कि एआई मॉडल ट्रेनिंग कैसे होती है, डिप्लॉयमेंट कैसे की जाती है, एआई फॉर डेटा एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है, ताकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तैयार हो पाए। तो आपको यहां पर करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, बैच स्टार्ट्स ऑन 23rd, एनरोल नाउ पर। यहाँ पे इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ आप परचेज कर सकते हैं करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स। आपको अभी क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम डालिए, ईमेल, फोन नंबर, जो डिस्काउंट कोड है यहाँ पर PD10 ऑफ कोर्स ये डालिएगा, ताकि तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो यू वोंट गेट द डिस्काउंटेड प्राइस। कुछ 1-2% लोग होते हैं वो कभी कभी कोड लगाना भूल जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट they have to pay the whole price. So use the code, get the proper discount. Career 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा and then you can make your purchase and you can start your journey in the generative AI course. इस कोर्स के लिए देखिए कुछ ऐसा नहीं है एज वगैरह, यू कैन डू दिस कोर्स एट एनी एज। हालांकि प्रेफरेबल रहेगा जितने आप यंग हैं, जितने आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तब आप ये स्किल्स एक्वायर कर लेंगे। इट विल हेल्प यू अ लॉट लेटर ऑन इन योर करियर। याद रखिएगा, आज का ज़माना सिर्फ डिग्री का नहीं है, आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए टू गेट द जॉब दैट यू वांट। सो यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो खत्म हो गई भाई। और डॉक्टर एस जयशंकर की जो मीटिंग हुई है, साफ ज़ाहिर है कि भाई पुतिन जो है वो दौरा करेंगे इंडिया का, तो उसमें 100 चीज़ें जो है, कई की चीज़ें जो डिस्कस होंगी, तो वही चीज़ें तय पाने के लिए होती है ना, कुछ शर्तें या कुछ इस तरह की जो चीज़ें रखी जाती है कि ये वाला मामला यार होता है, कुछ लोग यार। और भाई जो डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला ना यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए कि भाई हिपोक्रेसी तो उनकी है, इसमें तो कोई दोहरी राय है नहीं। ये उनकी पहली दफ़ा की हिपोक्रेसी नहीं कि भाई इंडिया तेल खरीदे तो वो गलत, अगर हम गैस खरीदें या जो भी एनर्जी खरीदें वो सही। अमेरिका में जो यहाँ पर मिनरल जो है या जो खाद्य वगैरह वो सारी चीजें खरीद रहा है, तो वो खरीदे तो ठीक, और इंडिया कर तो वो गलत रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। और अमेरिका पहले दिन से क्या कर रहा है, सारे स्टेप वो गलत ही ले रहा है भाई। ताकत का इस्तेमाल ना गलत। अमेरिका वही है ना जिसने पहले इंडिया को कहा है कि तुम रशिया से तेल खरीदो, हाँ कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वही अमेरिका कह रहा है कि तुम मत तेल खरीदो। उनके कहने पे अगर खरीदा है तो उनके कहने पे रुक जाए, तो फिर रुक जाए। अगर उनके कहने पे खरीदा है तो, अगर इस बात को देखा जाए, अगर उन्होंने आजादी खरीदा है तो उनके कहने पे रुक जाए, फिर रुकना चाहिए इनको। हाँ, अगर उनके कहने पर इन्होंने खरीदा है तो, अगर आजाद फॉरेन पुलिस से डायरेक्टर खरीद रहे हैं तो फिर उनकी परवाह मत करें। लेकिन वो फ्यूचर में बहुत नुकसान करने वाला है इनका, अगर ये उसके खिलाफ जाते रहे ना भाई साहब, इंडिया की बाट लगने। लेकिन अमेरिका लंबे अरसे तक ना इंडिया की दूरी अफोर्ड नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। ये चाइना और रशिया तो सीधा वो चाइना के साथ रिलेशन खुद के बेहतर कर रहा है, काउंटर वाली तो बात ही खत्म हो रही है। अमेरिका नहीं कर रहा है, उसने छूट नहीं दे रखी चाइना को किधर हर मामले में, जिंदगी के हर मैदान में आप चीजें उनसे मंगवा रहा है भाई। चाइना नहीं दे रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, चाइना नहीं खरीद रहा है रशिया से क्रूड ऑयल, खरीद रहा है, तो उस पर टैरिफ क्यों नहीं बढ़ाया? नहीं बढ़ाएगा, इसका जवाब दो ना मुझे। क्योंकि भाई फिर काउंटर करने वाली बात कहाँ से आ जाती है? अगर काउंटर करना तो वो सीधा डायरेक्ट उसे कर सकता है जैसे इंडिया को कर रहा है, फिर तो इंडिया की जरूरत ही नहीं है। अपना भी तो देखना है भाई साहब, उसका फायदा उसको दिख रहा है तो उसको छोड़ रहा है। बात तो ये भी है कि चाइना उसकी जरूरत है तो सारी चाइना पूरी कर रहा है। क्या इंडिया वहां पर पहुंच सकता है 4-5 बिलियन का? तो यही इंडियन को समझाने की कोशिश की जा रही है भाई साहब कि वो इतने काबिल अभी नहीं हुए हैं, इनके पास उतने कुदरती वसाइल नहीं है, मैन पावर है इनके पास, ये मानते हैं हम भी, लेकिन ये अमेरिका को आंखें नहीं दिखा सकते हैं, उनके मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकते हैं।
तब तू मुझे समझ नहीं आ रही कि तू है कि साइड पे, तू कहना क्या भाई मैं साइड इस पे हूँ खुद ही सवाल पैदा करता है, नहीं खुद ही जवाब दे देता है। ये उनका कहना माने, बीच का रास्ता निकाले, अपने मुल्क सेव कर उनको बिल्कुल आंखें मत दिखाएं, थोड़ा थोड़ा रशिया के साथ भी चले, उनके साथ भी चले, कंप्रोमाइज करके चले, मत करें। और अब जब से ये टैरिफ की बात उठी है, ये बिल्कुल रशिया की साइड पर कभी कोई बयान आ जाता है, कभी कौन सी जरूरत है बयान देने की, इससे वो सुधर जाएंगे, ट्रम्प पीछे हट जाएगा, बिल्कुल नहीं हटेगा भाई, बड़ा फर्क पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ता, ये इससे ज्यादा और उनकी आंखों में आ रहा है। रशिया, चाइना, इंडिया एक मंच पे इकट्ठे हो जाएंगे तो भाई यूएस किधर जाएगा? तो वही बात वही कर रहा है। कौन कर रहा है? यूसुफ यार फिलहाल इन्होंने अपने कंट्री को देखना है, फिलहाल चलो ये इनकी साइड ले भी लेते हैं, ये मिलके उसकी वाड़ लगा सकते हैं, उसमें फिर नुकसान किसका होगा? सबसे ज्यादा उसमें फिर इंडिया का नुकसान होना है। भाई वो दोनों रशिया भी खुदमुख्तार है, चाइना भी खुदमुख्तार है, बोल रहा है कि वो ब्रिक्स का समर्थन कर रहा है। भाई अब बताओ, ये बुलवाया जा सकता है, हो सकता किधर से है बुलवाया गया? ये ऊपर से मामलात को ढकने के लिए अमेरिका की पॉलिसी क्या हो बात है सकती भाई, है। सुभान अल्लाह, कैसे मैक्रोन जो है ना, फ्रांस जो है ऐसा कंट्री है जो अमेरिका के खिलाफ होगा एक दिन, और ये होगा, अभी तक हुआ नहीं है भी, कोशिश भी करता है, वो कहता है भाई हमारी आजाद फॉरेन पॉलिसी है। कोई नहीं दबे हुए, सारा यूरोप दबा हुआ, फ्रांस की क्या औकात है उसके सामने? लो ये फ्रांस ही तक सारा यूरोप, एक तरफ फ्रांस, एक तरफ फ्रांस, ये इजराइल के खिलाफ मुजाहरे करने पर वहां पर भी भाई पकड़ लिया जाता है। कौन? फ्रांस पूरे यूरोप में, वो अलग मुद्दा है, अलग मुद्दा क्यों है? उनकी पॉलिसी है, वो इजराइल अमेरिका है कि उसके खिलाफ वो किसी को नहीं जाने देंगे। वो भाई वाली अब बात क्या हो गई? भाई जो उनके मुफाद है, अगर उनको उनकी रुकावट अमेरिका बनता है तो वो अमेरिका के खिलाफ भी चले जाते हैं। कोई नहीं जाते हैं। रशिया ने सारा कुछ खरीद नहीं, उसने खुद तो उसने परमिशन दे नहीं रखी। किसने दे रखी? पहले उसने इंडिया को भी दे रखी थी और यूरोप को भी दे रखी है, ये चाइना को भी। और भाई माई बाप वही है, भाई होगा, सारे उसके बच्चे हैं, जिसको वो कहता है तुम ये करो वो करते हैं। वो मैं भाई बताओ, यूरोप अमेरिका की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं होता। सारी बात वो नाक पे आए भाई साहब, उनकी भी मजबूरी है, जिस तरह हमारी मजबूरी है उनकी भी मजबूरी है। इंडिया की मजबूरी नहीं हो सकती भाई, ये इंडिया की मजबूरी नहीं हो सकती। ये बीच का रास्ता निकाले, क्यों बिल्कुल आके उन्हें दिखा रहे हैं? लेकिन भाई वो भी तंग है, यूरोप भी तंग है, ये अमेरिका से वो क्या तंग, सारी दुनिया ही तंग है। उसके क्या फर्क पड़ेगा? और भाई जो मैक्रोन चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन की जो वार हो उसमें साफ जा रहा है कि भाई जो सारा यूरोप है वो यही चाहता है कि उसकी मुकम्मल सिक्योरिटी हो, जिस तरह नेटो में एक पे वार दूसरे पे भी वार, वो सारे मिलके। तुम मुझे ये बताओ, रशिया के साथ यूक्रेन की जंग करवाने वाला कौन है? अमेरिका। पैसा आज तक कौन दे रहा है? अमेरिका। यूरोप दे रहा है भाई साहब, यूरोप नेटो का मेंबर बनने की उंगली ये यूरोप और अमेरिका दोनों दे रहे हैं। तो फिर बताओ, दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो चाहेंगे कि सीज फायर हो, ऊपर से बयान देते रहे, जो मर्जी करते रहे, बीचों बीच पैसा भी दे रहे हैं, असला भी दे रहे हैं। शर्तें ही ऐसी रखते हैं कि वो जिस तरह नेटो का मेंबर उसको लाजमी रखना चाहते हैं, कि वो जिस तरह की वो शर्तें रख रहे हैं, मेरे ख्याल में वो चाहते नहीं कि भाई सीज फायर बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है ट्रम्प से, तो उसने अपना दूसरा यूक्रेन का 20% का जो हिस्सा है ना, उसका नक्शा थमाया था। ये लो बेटा, डोनाल्ड ट्रम्प, ये लो बेटा, आप इस जगह की इमारत के पास, बाकी 80% में कंट्री बनेगी और जो रशिया के पास है वो उसका रहेगा। तो उसके ही होना है, वो जो मर्जी कर ले, सारा झुकने वाला ही नहीं है, सारा यूरोप एक साइड पे हो जाए, रशिया का वो झुकने वाला है ही नहीं। मुझे ऑलरेडी लड़ रहा है उनसे। लेकिन पुतिन बहुत मैच्योर लीडर है भाई, दुनिया में बहुत ऐसे कम लीडर होते हैं, बहुत मैच्योर लीडर है। ऐसे ही हमारे जो लीडर है उनकी तरह बयानबाजी नहीं करता। ये भाई बात सुनो, हमारे लीडरों की बात नहीं, इतना बड़ा रशिया, उसको संभालने के लिए इतनी दूरंदेशी, पूरे यूरोप अमेरिका को साथ टक्कर देना आम बंदे की बात ही नहीं है। अंदर में उसके खिलाफ कितनी दुनिया थी भाई। हाँ, उनको भी कंट्रोल। हाँ, वो खुद के जो अंदर का जो माहौल खराब होता है उसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, सबसे ज्यादा। तो बाकी भाई डोनाल्ड ट्रम्प की बात करें तो वो सठिया चुका है भाई, वो जितना डैमेज उसने अमेरिका को किया उतना किसी ने नहीं किया। ये गलत बात है कि वो सठिया गया भाई। उनकी पुलिसियां पीछे सेम ही होती हैं तारक साहब। यार अब तो ये ना पर्सनल गुस्सा निकाल रहा है कि नोबेल प्राइज के लिए उन्होंने भाई उनको नहीं रखा, तो वो जी गुस्सा निकाल रहा है। नहीं
साफ है भाई। मुझे लगता था कि अच्छा, उसका कल का बयान सुना? हकीकत बात है ही, पर्सनल उसका कल का बयान सुना? बात ये है कि वाकई असद जो उनकी पॉलिसियाँ बनती पीछे पेंटागन या उनकी एजेंसियाँ बनाती हैं, लेकिन ये बड़बोला है। इसको कल एक पाकिस्तानी बंदा भी कह रहा था, और इसकी मैंने खुद की स्टेटमेंट सुनी, आप सोशल मीडिया पर देखें कि मैंने यूक्रेन और रशिया की जो है ना वार रुकवाई है, इसकी वजह से मैं नोबेल प्राइज का ना हकदार हो गया हूँ, सॉरी नोबेल प्राइज का हकदार हो गया हूँ, अब मैं जन्नत का भी हकदार हो गया हूँ। इसी तरह मैंने पाकिस्तान और इंडिया की सीज कराई। अगर मोदी साहब ये मान जाते हैं कि सीज फायर मैंने कराया, तो मुझे जन्नत के रास्ते की जो थोड़ी बहुत रुकावटें हैं वो भी बर्दाश्त न करनी पड़ी। हाँ तो सही बात है भाई। अब मुद्दा सिंपल बात छोड़े, मुद्दा ये है कि भाई जस्टिन ट्रूडो, हाँ जी, अमेरिका और इंडिया के रिलेशन खराब हुए, वो अपनी बात पर अटा रहा। किस लिए कि भाई उसकी अगर उसने साइड ना ली तो भाई उसकी जो उन्होंने वो गठबंधन की सरकार बनाई थी वो चली टूट जानी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प भी भाई साहब अपने मफाद के लिए उसने अब नोबेल प्राइज उसको, भाई बिजनेसमैन है, तगड़ा बंदा, उसको कोई दिक्कत नहीं। एलन मस्क उसके साथ खड़ा है, चलो अभी शायद सुनने में आ रहा है कई खबरों के वो खिलाफ हो गए ये, लेकिन ऐसे होता नहीं है कि वो है उसके साथ ही आज भी। तो वो तगड़ा बंदा है, उसको साथ है ऐसे लोगों के ना जिनके पास बहुत कुछ हो जाता है और उनके और कुछ चीज़ें अचीव करने के जो मतलब और नायाब बना देते उसको। अब उसका मकसद ये है कि भाई नोबेल प्राइज जो है वो मुझे मिले, तो बहुत बड़ा होता भी है, एक किस्म का वो अवार्ड भी है। नहीं, इंडिया कह दे नॉमिनेट कर दे उसको तो कौन सी क़यामत आ जानी है इनका। कुछ भी नहीं, पेल के रख देना राहुल गांधी ने। इतना को नोबेल प्राइज मिला, क्या हुआ? नहीं तो कंट्री के लिए कोई नहीं मैंने वो लीडरों की मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि लीडर भाई साहब अपना अपना इमेज बचा रहे हैं। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कह दिया कौन सी क़यामत आ गई है, हम तो भाई उनकी झोलियों में खेल रहे हैं। हाँ तो भारत पुलिस ऐसी होनी चाहिए ना। जिस तरह एस जयशंकर उधर तगड़े बयान दे रहे हैं, हाँ। अमेरिका के खिलाफ बैठ के, हमने उधर से दिया, आधी दुनिया को उड़ा देंगे। फर्क है कि नहीं? फर्क तो है ना, बड़ा इस फर्क चीज है। को भी समझो। चलो जी सही है, अपनी रात रूपता ये कमेंट सेक्शन में हिपोक्रेसी भाई है वेस्टर्न की, पूरी दुनिया के साथ है, अकेले इंडिया के साथ बिल्कुल एक नहीं शकीन है। माने ये उनकी हिपोक्रेसी नहीं, जहाँ पर जिसका हाथ पड़ता है ना कोई माफी और नहीं दबा लेते हैं। क्रिकेट में आपकी चलती, आप भी उधर भाई काम नहीं करते, जिसको मर्जी दबा ले। हाँ। ये चीजें हैं भाई। चलो जी सही में अपनी रात रूपता का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।